हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम टू एसआरबी साइंस। एसआरबी साइंस की क्विज फटाफट सीरीज़ में हम लोग आज चैप्टर नंबर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन का फोर्थ क्विज करने वाले हैं। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने 3 क्विज ऑलरेडी लगा चुके हैं इस चैप्टर के, जिसमें हमने अभी तक 60 क्वेश्चन कर चुके हैं। और यदि आप लोगों ने ये क्विज मिस कर दिए हैं तो आप लोगों को पिछले वीडियो का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोग वहां जाइए और उन क्विज़ेस को भी ज़रूर लगाइए। ठीक है बच्चों, ज़रूर लगाइए। इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये जो सारे क्वेश्चन हम बना रहे हैं क्विज़ फटाफट सीरीज़ में, ये आपकी एनसीईआरटी बुक की एक एक लाइन से निकाले गए हैं, एक्सट्रैक्ट किए गए हैं। तो ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और क्विज़ को स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन होगा हमारा आज का, व्हाट इज गैमीटोजेनेसिस। गैमीटोजेनेसिस क्या है? ऑप्शन ए प्रोडक्शन ऑफ गैमीट्स, बी प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, सी प्रोडक्शन ऑफ ओवम, डी ऑल ऑफ दी अबव। तो ध्यान से देखिए, गैमीटोजेनेसिस पूछ रहा है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा आपका प्रोडक्शन ऑफ गैमीट्स, ये बात सही है। प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, ये भी सही है। क्यों? क्योंकि स्पर्म एक गैमीट है। वहीं जो सी ऑप्शन है आपका प्रोडक्शन ऑफ ओवम, तो ओवम और स्पर्म दोनों ही क्या हैं? गैमीट हैं। तो करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव। बहुत इजी क्वेश्चन था। पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए इजी रखा जाता है ताकि आप लोग घबराएं ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 62, स्पर्मेटोगोनिया मल्टीप्लाई बाय। ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया जो होती है वो खुद में मल्टीप्लाई कैसे होती है? ऑप्शन ए मियोटिक डिवीजन से, बी माइटोटिक डिवीजन से, सी बोथ ए एंड बी, और डी नाइदर ए नॉर बी। तो जो स्पर्मेटोगोनिया होती है वो माइटोटिक डिवीजन से डबल होती है। इसको ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटेड्स, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, इन सब में आप लोग बहुत कंफ्यूज हो सकते हैं। अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 63 आपके सामने है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है स्पर्मेटोगोनिया इज डैश। ठीक है, तो जो स्पर्मेटोगोनिया होती है वो कैसी होती है? 2n होती है, 3n होती है, n होती है, 4n होती है। तो स्पर्मेटोगोनिया जो है वो आपके टेस्टिस की सेल हैं और ये होती हैं 2n। ठीक है, हमारी बॉडी में केवल n और 2n सेल्स होती हैं, 3n 4n सेल्स नहीं होती। 3n सेल कहाँ होती है? आप लोग बताइए ज़रा। यदि आप लोगों को याद है, पिछले क्विज़ेस आपने लगाया है तो आपको पता होगा कि 3n सेल कहाँ प्रेजेंट होती है। हमारी बॉडी में नहीं, ठीक है, और किसी ऑर्गेनिज्म में कहाँ प्रेजेंट होती है वो आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। चलिए, तो स्पर्मेटोगोनिया कैसी होती है? A2n होती है। करेक्ट आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 63 का ऑप्शन ए। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, सम स्पेशल टाइप ऑफ स्पर्मेटोगोनिया दैट डिवाइडेड बाय मियोसिस एंड फॉर्म सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, क्या पूछा जा रहा है कि जो कुछ स्पेशल टाइप की स्पर्मेटोगोनिया होती हैं जो कि मियोसिस से डिवाइड होती हैं और क्या बनाती हैं? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। उन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया, बी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सी प्राइमरी स्पर्मेटोगोनियम, डी ऑल ऑफ दी अबव। तो जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स होती हैं वही बनाती हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट थ्रू सेकेंडरी मियोसिस। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 64 के लिए करेक्ट आंसर हो गया आपका ऑप्शन बी। अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 65, स्पर्मेटेड्स फॉर्म। ठीक है, स्पर्मेटेड कैसे बनते हैं? ऑप्शन ए आफ्टर 2 मियोटिक डिवीजन, बी फ्रॉम सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सी फ्रॉम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, डी ए एंड बी बोथ। यदि हम सीक्वेंस की बात करें तो 2 माइटोटिक डिवीजन लगते हैं स्पर्मेटेड्स को बनने के लिए, और डायरेक्टली किससे बना होता है? ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से। ठीक है, यदि हम लॉन्ग टर्म में बात करें तो ये बना होगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से भी, पर यहाँ पर क्वेश्चन के हिसाब से जो करेक्ट आंसर होगा वो ए भी करेक्ट होगा और बी भी करेक्ट होगा, सी करेक्ट नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ए एंड बी बोथ। चलिए, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 65। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। क्या है क्वेश्चन? बाय डिफरेंशिएशन डैश ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, मतलब कौन डिफरेंशिएशन के बाद स्पर्मेटोजोआ में ट्रांसफॉर्म हो जाता है? ऑप्शन ए स्पर्मेटिड्स, बी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, या डी ए एंड बी बोथ। तो जो स्पर्मेटिड्स होते हैं उनमें डिफरेंशिएशन की प्रोसेस होगी और उसके बाद वो कन्वर्ट हो जाएंगे किस में? स्पर्मेटोजोआ में। ठीक है, तो हो गया यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए स्पर्मेटिड्स।
चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 67 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, स्पर्मिएशन मीन्स, मतलब स्पर्मिएशन का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन ए, रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, बी, रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम पेनिस, सी, रिलीज ऑफ स्पर्म इनटू वेजाइना, डी, नन ऑफ द अबव। तो स्पर्मिएशन का मतलब होता है रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। इसको अच्छे से ध्यान रखिए, आप लोग इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं कि पेनिस से निकलने को भी हम क्या बोलेंगे, स्पर्मिएशन बोल सकते हैं ना, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। पर जब पेनिस से निकलता है स्पर्म तो उसे हम बोलते हैं इजैकुलेशन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 का करेक्ट आंसर होगा ए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 68 गया है, डैश प्रमोट्स द रिलीजिंग ऑफ FSH एंड LH इन मेल, ठीक है। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन के रिलीजन को या उनके रिलीज होने को कौन प्रमोट करता है? ऑप्शन ए GH, बी GnRH, सी TSH और डी PRL। तो यहाँ पर GH का मतलब है ग्रोथ हार्मोन, GnRH का मतलब है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, सी का मतलब है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन और डी का मतलब है प्रोलैक्टिन। तो यहाँ पर FSH और LH को जो रिलीज़ करता है या प्रमोट करता है रिलीजन में वो है बी GnRH। चलिए ये भी हो गया आपका क्वेश्चन। आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ने पर क्वेश्चन नंबर 69, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट। आपको करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है, नीचे जो 4 दी हुई है। ऑप्शन ए, LH एक्ट्स ऑन लेडिक सेल, ये वाली बात करेक्ट है। बी, FSH एक्ट्स ऑन सर्टोली सेल, मतलब FSH किस पे, सर्टोली सेल्स पे काम करता है, ये भी करेक्ट है। और सी, LH एंड FSH बोथ हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, ये भी करेक्ट है, ठीक है। एक डायरेक्टली करता है और एक इनडायरेक्टली हेल्प करता है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म के। तो तीनों बातें करेक्ट हैं, तीनों बातें आपकी NCERT की एक एक लाइन है। तो आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन नोट करना है अपनी कॉपी में, क्यों? क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। और मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चन हैं आपके एग्जाम में बहुत आते हैं, इसलिए क्वेश्चन नंबर 69 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। अब आगे बढ़ते हैं और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप लोग जो भी क्वेश्चन जिसको हम बताते हैं ना कि ये इंपॉर्टेंट है, उसको नोट ज़रूर कर लिया करें, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 70, आइडेंटिफाई PQRS। यहाँ पर आपको स्पर्म का डायग्राम दिखाया जा रहा है और पूछा जा रहा है कि PQRS क्या है। तो ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को ही करना है, ठीक है। कैसे करना है? आप लोग अपनी NCERT की बुक देखिए, वहाँ पर इस डायग्राम को देखिए और PQRS में क्या लिखा हुआ है उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, ठीक है। चलिए, हमारे हर एक क्विज़ में आप लोगों के लिए क्वेश्चन होता है जो कि मेनली डायग्रामेटिक होता है और वो डायग्राम की जो नेमिंग होती है वो आप लोगों को बताना होता है, ठीक है। पर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते नहीं हैं, बताया करिए। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 71, नेम द डिफरेंट 4 पार्ट ऑफ द स्पर्म। यहाँ पर आपको स्पर्म दिखाया गया है, स्पर्म का डायग्राम दिखाया गया है और आपसे पूछा गया है इसके जो 4 पार्ट हैं ABCD, इनके नाम क्या हैं। पहला जो है A, ये है हेड वाला रीजन, बी है नेक, सी है मिडिल पीस और डी है टेल। अब इस डायग्राम को आप लोग ध्यान से देखिए, क्यों? क्योंकि जो अगले क्वेश्चन आने वाले हैं वो स्पर्म के जो पार्ट्स हैं उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 72, हैप्लॉइड न्यूक्लियस फाउंड इन, मतलब इन 4 पार्टों में से हैप्लॉइड न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट होता है? तो हैप्लॉइड न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा हेड वाले रीजन में, ठीक है। ये दिखाई दे रहा है आपको बड़ा सा न्यूक्लियस, ये प्रेजेंट होता है, हैप्लॉइड होता है और ये, ठीक है। चलिए ये हो गया क्वेश्चन नंबर 72। अगला क्वेश्चन वो भी स्पर्म के ऊपर है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स फाउंड इन। आपको बताना है कि हाइड्रोलिटिक एंजाइम कहाँ प्रेजेंट होगा, ए वाले हिस्से में, बी वाले में, सी में या डी में। तो हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो प्रेजेंट होते हैं वो यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं एक्रोसोम में, और एक्रोसोम किसके अंदर आता है? हेड वाले रीजन के अंदर आता है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए या मार्किंग ए। चलिए आगे देखिए, आगे क्या है क्वेश्चन आपका। क्वेश्चन नंबर 74, यहाँ पर आपसे पूछा गया है इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन।
इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल विच हेल्प इन फर्स्ट क्लीवेज ऑफ जाइगोट फाउंड्स इन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। आपको बताना है कि ये जो 4 रीज़न दिए हुए हैं या 4 पार्ट दिए हुए हैं स्पर्म के, इनमें से कहाँ पर ऐसा सेल ऑर्गेनल मिलता है जो कि फर्स्ट क्लीवेज ऑफ जाइगोट में मतलब क्लीवाइजेशन में हेल्प करता है। तो ए हेड में मिलेगा, बी नेक में मिलेगा, या सी मिडिल पीस में मिलेगा, या डी टेल में मिलेगा। तो बच्चों ध्यान से इस बात को समझिए कि जो जिस ऑर्गेनल की बात हो रही है वो है सेंट्रियोल। ठीक है, किसकी बात हो रही है? सेंट्रियोल की। तो सेंट्रियोल जो प्रेजेंट होता है वो नेक वाले रीजन में होता है, मतलब करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान रखिएगा। क्या क्या इंपॉर्टेंट है? एक तो सेंट्रियोल कहाँ प्रेजेंट होता है, और दूसरा क्या काम करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 75। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 75, पावर हाउस ऑफ द सेल फाउंड इन, मतलब स्पर्म में पावर हाउस ऑफ द सेल कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है। तो वो कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, और माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होती है सी वाले हिस्से में, जिसे हम बोलते हैं मिडिल पीस। ठीक है, ढेर सारी माइटोकॉन्ड्रिया होती हैं जो कि इस स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करती हैं ताकि ये भाग सके। चलिए अब देखिए, पार्ट दैट हेल्प्स इन स्विम इन द फ्लूइड मीडियम, मतलब ABCD में से कौन सा पार्ट फ्लूइड करने में या तैरने में मदद करता है। ठीक है, तो डी वाला हिस्सा जो कि टेल वाला हिस्सा है, ये मदद करता है स्पर्म को तैरने में या भागने में। ठीक है, उसके पाथ को कवर करने के लिए। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 77, नंबर ऑफ स्पर्म इन अ सिंगल कोइटस। इंपॉर्टेंट है ये भी। एक सिंगल कोइटस में कितने स्पर्म निकलते हैं? ऑप्शन ए 100 से 200 मिलियन, बी 200 से 300 मिलियन, सी 100 से 200 लाख, डी 200 से 300 लाख। तो ये परफेक्ट जो फिगर दिया हुआ है आपकी NCERT में वो है 200 to 300 मिलियन, यानी कि 20 से 30 करोड़। ठीक है, एक बार के कोइटस में, एक बार के स्पर्मिएशन में नहीं, एक बार के कोइटस में। आप लोगों को पूछा गया है ना कि क्या होता है स्पर्मिएशन, तो ध्यान रखना, गड़बड़ नहीं करना है आप लोगों को। चलिए अब देखिए, हाउ मैनी % स्पर्म आर सो विगोरस मोटेलिटी। ठीक है, मतलब कितने % स्पर्म जो कि एक इजैकुलेशन में बाहर निकलते हैं, उनमें से कितने % की जो मोटिलिटी होती है वो ठीक ठाक होती है। ऑप्शन ए 30%, बी 20%, सी 40%, डी 90%। तो बच्चों जितने भी स्पर्म बाहर निकलते हैं एक बार में, उसमें से 60% का जो स्ट्रक्चर होता है वो ठीक ठाक होता है, पर केवल जो 40% होते हैं वो ठीक तरीके से चल सकते हैं। ठीक है, या आगे बढ़ सकते हैं। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन सी 40%। ठीक, चलिए ये भी डेटा आपकी NCERT बुक का है, हो सकता है किसी और बुक में थोड़ा सा अलग दे परसेंटेज, पर जो करेक्ट आंसर बनेगा आपका वो NCERT की बुक से ही बनेगा। इसलिए आपको NCERT के डेटा और एग्जाम्पल अच्छे से याद होने चाहिए। देखिए बच्चों, अब आ गए हैं हम क्वेश्चन नंबर 79, जो कि हमारे क्विज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। एंजाइम दैट फाउंड इन हेड ऑफ स्पर्म, स्पर्म के हेड में कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है? ए एक्रोसिन, बी हाइलुरोनिडेज, सी एंडोन्यूक्लियस, डी बोथ ए एंड बी। तो बच्चों ध्यान दीजिए, और ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। हाइड्रोलिटिक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं किसमें? हेड ऑफ द स्पर्म में, और जिसमें से पहला है एक्रोसिन, बी है हाइलुरोनिडेज। ठीक, तो करेक्ट आंसर होगा ए एंड बी बोथ। देखिए बच्चों, अब आ चुके हैं हम क्वेश्चन नंबर 80, जो कि हमारे आज के क्विज का लास्ट क्वेश्चन है। GnRH रिलीज्ड फ्रॉम। ठीक है, GnRH कहाँ से रिलीज होता है? ऑप्शन ए ओवरी से, बी टेस्टिस से, सी पिट्यूटरी से, या डी हाइपोथैलेमस से। तो GnRH का फुल फॉर्म क्या होता है? गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। और ये क्या करता है? LH और FSH को प्रमोट करता है रिलीज होने के लिए। ऐसा क्वेश्चन आया था ना इसी क्विज में पहले। ठीक है, तो ये निकलता कहाँ से है? ये निकलता है हाइपोथैलेमस से, मास्टर्स ऑफ द मास्टर। ठीक है, हाइपोथैलेमस, ध्यान रखिएगा, हाइपोथैलेमस से GnRH निकलता है। अब
ये हो गया हमारा क्विज़ कंप्लीट। अब आप लोगों को क्या करना है, यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और लगातार क्विज़ को करते रहिए, ठीक है। हर दिन हमारा एक क्विज़ आता है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आप लोगों के पास डेली नोटिफिकेशन मिल जाए। जब भी हम एक नया क्विज़ लाएं आप लोग तुरंत उसे लगा लें और जो भी क्वेश्चन बन जाते हैं तो अच्छी बात है, जो नहीं बनते हैं उसे अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए, ठीक है, और रिवीजन अच्छे से करते रहिए। चलिए अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्विज में।